तक आ गया। ठीक है सर, आप वैसे रिकॉर्डिंग तो देंगे ना हमें, लिंक पे देंगे तो सही। हाँ, आप एक काम करना, अपनी ईमेल आईडी जो है ना मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप से शेयर कर देना, ग्रुप में मत डालना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ठीक तो फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव का, ठीक है? ठीक है सर। उसी में हम लोग जितने भी क्लास होंगे सारे उसी में हम लोग डालते जाएंगे। ठीक है सर। ठीक। चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे हम लोगों ने बेसिक इंफॉर्मेशन समझा था, ठीक है? आज हम लोग इसका थोड़ा इंस्टॉलेशन और इसकी हायरार्की के बारे में समझेंगे। तो VIM SHS, ठीक है? यहाँ पर जो लिनक्स जो है वो इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स इंस्टॉलेशन, ये हम लोग लिनक्स इंस्टॉलेशन में दो तरह से मोस्ट प्रोबेबली इंस्टॉल होता है। एक तो होता है आपका CD या DVD से, है ना? DVD या फिर बूटेबल पेन ड्राइव, है ना? पेन ड्राइव आप बना लेते हैं अपना लिनक्स के ISO इमेज से, मेक विथ लिनक्स ISO इमेज। तो इसमें आप लोग एक तो डायरेक्टली हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है? या तो फिर दूसरा जो मेथड होता है नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉलेशन होती है ना? नेटवर्क इंस्टॉलेशन में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो टूल यूज करते हैं उसको बोलते हैं किक स्टार्ट। आपने विंडोज कभी यूज किया हाँ। है ना? विंडोज में भी हमारा एक नेटवर्क इंस्टॉलेशन होता है ना, जिसको बोलते हैं ऑटो इंस्टॉलेशन या रिमोट इंस्टॉलेशन। उसी तरह से लिनक्स में भी जो रिमोट इंस्टॉलेशन होता है उसमें हम लोग किक स्टार्ट, ये एक सर्विस का नाम है, जिसमें कहा जाता है कि जो इंस्टॉलेशन से के समय जितनी भी प्रोसेस होते हैं उसको एज ए स्क्रिप्ट यहाँ पर हम लोग किक स्टार्ट फाइल में लिख देते हैं, ठीक है? साथ ही साथ इसमें हमारा इंक्लूड होता है PXC बूट। ये मोस्टली यूज फॉर नेटवर्क बूट। मशीन को नेटवर्क बूट कराने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर जो किक स्टार्ट इंस्टॉलेशन होती है इसमें यूज प्रोटोकॉल में हमारा FTP है, NFS यूज कर सकते हैं या फिर HTTP यूज कर सकते हैं, है ना? तो इनमें से कोई भी प्रोटोकॉल यूज करके आप किक स्टार्ट के थ्रू इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो ये बेसिकली दो अलग अलग मेथड है हमारे पास लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए। फिर फाइनली जब आपका लिनक्स इंस्टॉलेशन होती है, ऑन टाइम ऑफ लिनक्स इंस्टॉलेशन, लिनक्स इंस्टॉलेशन यूज मेनी पार्टीशन। यहाँ पर पार्टीशन का मतलब हो गया, सबसे मेन पार्टीशन होता है वो है रूट, जस्ट लाइक इक्वल टू विंडोज C ड्राइव। विंडोज C ड्राइव, है ना? तो यहाँ पर जो लिनक्स का इंस्टॉल होता है दैट मीन्स वी इंस्टॉल द लिनक्स in root partition install लिनक्स। यहाँ पर हमारा लिनक्स इंस्टॉल होता है। बट इसके अलावा जैसे एक तो मेन हमारा रूट हो गया, जिसमें इसकी जो साइज है मिनिमम हम लोग बोलते हैं कि 10 GB आप इसको दीजिए। यहाँ पर लिनक्स इंस्टॉल हो रहा है,
इसके अलावा एक पार्टीशन बनती है स्लैश बूट, इट्स ना मैंडेटरी। इसको जो डिफॉल्ट साइज होती है वो 300 MB की होती है, दैट इज अ डिफॉल्ट साइज। बट इसको रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम 1 GB आप दीजिए, है ना, ताकि आप, चूंकि जैसे जैसे सर्वर बड़ी होती है ना, हैवी होती है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हैवी होते हैं, वैसे वैसे इसके बूटिंग सीक्वेंस में भी आपके प्रोसेस जो होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, मतलब हाई होता है, स्पेसेस कैश मेमोरी वगैरह थोड़ा ज़्यादा लेता है। तो ये जो बूट पार्टीशन है, ये स्पेशली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने में, बूट करना मतलब स्टार्ट करने में, इसके लिए मल्टीपल फाइल्स काम करते हैं, है ना, कर्नल को इनिशियलाइज करते हैं। तो ये बहुत ही अहम रोल निभाता है आपका स्लैश बूट पार्टीशन। तो इसको अलग से सेपरेट देना ज़्यादा रिलायबल होता है, ताकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथली स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो ये इस बूटिंग का मेन तो रोल है ही। इसके अलावा इसमें एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टास्क ये भी होते हैं कि अगर किसी वजह से ये मेरा रूट पार्टीशन काम नहीं कर रहा है और वो डैमेज हो गया, या फिर कुछ ट्रबल्स आ गए, प्रॉब्लम्स आ गए, जिस वजह से हमारा रूट एक्सेस नहीं हो रहा है, तो हम बूट पार्टीशन के सपोर्ट से अपने मशीन को रेस्क्यू मोड में ले जा सकते हैं, और रेस्क्यू मोड में जा करके अपने ट्रबल शूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हो पाया तो ठीक है, नहीं तो डेटा कम से कम बैकअप तो निकाल ही सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारा बूट पार्टीशन का। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो मेन रोल है वो है स्वैप। इसको बोला जाता है 2 into RAM के इक्वल बनाना चाहिए। बट ये एक किताबी भाषा के हिसाब से, थ्योरेटिकल पॉइंट के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, तो थ्योरेटिकली इट इज प्रूव कि सही है कि चलो 2 गुना बना दो, जो भी रैम का साइज है वो उसके डबल होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें संभव नहीं हो पाती है। अब मान लीजिए एक आप सर्वर यूज कर रहे हैं, वहां पर 1 TB का रैम यूज कर रहे हैं, तो 1 TB रैम का मतलब हो गया कि आप 2 TB स्पेस आप स्वैप को देंगे। तो ये कहाँ नहीं सर, तक है? एक बार हाँ स्वैप का बताएंगे, समझ नहीं आया तो। हाँ, स्वैप जो है इट्स वर्क एज ए वर्चुअल मेमोरी, एक तरह सर वो का। ना आवाज कम आ रही है। हेलो। एक मिनट, हेलो, माइक्रोफोन। एक मिनट। हाँ हेलो, अभी सही है आवाज? हेलो। हेलो, हाँ सर, हेलो। हाँ आवाज सही है अभी? हाँ, पहले से बेटर सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा था स्वैप दैट इज वर्क एज ए वर्चुअल मेमोरी, मतलब एक रैम के इक्वलेंट काम करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि अगर आपके मशीन की परफॉर्मेंस बढ़ानी है उसको, तो उसकी स्वैप मेमोरी बनाए, मतलब रैम को थोड़ा सा अच्छा रखिए। और अगर उससे भी हाईएस्ट आपको कैश मेमोरी लेके चलना है, तो उसको हम लोग स्वैप बना के चलते हैं, ताकि रैम की बफर साइज अगर फुल हो जाए तो भी हमारा डेटा कैश करने में दिक्कत ना हो, है ना। तो स्वैप ठीक है। इज वर्क एज ए वर्चुअल मेमोरी। तो इस चीज का पूरा एक चैप्टर है, हम लोग को अलग डिस्क मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इतना ही समझना है कि ये एक रैम के बराबर काम करता है, ठीक है, वर्चुअल रैम की तरह। तो बोला जाता है कि इसको बनाने पे प्रोसेस क्या है, मतलब बोला जाता है हार्ड डिस्क में जो भी स्पेस है, उसी के स्पेस को यूज किया जाता है एज ए रैम। अलग से रैम नहीं लगा रहे हैं, हार्ड डिस्क के स्पेस को यूज कर रहे हैं। तो साइज कितना दी जाएगी, तो बोलता है कि 2 into RAM, मतलब आपके मशीन में अगर 1 GB रैम है तो 2 GB स्वैप देती, 4 GB है तो 8 GB देती। ठीक है, तो ये एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पर ये चीजें फॉलो नहीं करते हैं जहाँ भी प्रोडक्शन है, क्योंकि प्रोडक्शन में जरूरी नहीं है हर जगह हमें 1 GB 2 GB या 16 GB तक ही रैम मिले, वहाँ 128 GB भी मिलता है ना। 1 TB तक का रैम आजकल सर्वर मशीन में आते हैं, राइट है। तो जहां अगर 1 TB रैम है तो वहां पर हमको 2 TB स्वैप देना पड़ेगा। तो 2 TB में हम लोग स्वैप देंगे तो वो तो डेटा यूजलेस हो जाएगा, स्पेस ना।
क्योंकि उस स्पेस में ह्यूमन नेचर पे हम लोग ह्यूमनली कॉपी नहीं कर सकते, कोई भी डेटा नहीं रख सकते। वहां पर जो भी डेटा रखेगा वो रैम ही रखेगा, हम नहीं रख सकते। क्लियर है वर्ड? हाँ सर, है ना ठीक है। फिर? हाँ तो हाँ हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर एक स्वैप को भी बनाने का एक अलग एल्गोरिदम होता है। वो एल्गोरिदम हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसका चैप्टर पे आएंगे, है ना। बट अभी थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि 2 इंटू रैम, ठीक है सर। है ना। तो ठीक है। इतना हम लोग बनाते हैं। उसके बाद एक अलग से, इतना तो देखो मिनिमम पार्टीशंस है जो हमें बनाना ही बनाना है। उसके बाद अलग से कुछ एडिशनल जो लेते हैं, लाइक होम पार्टीशन, उसके बाद स्लैश यूएसआर पार्टीशन, उसके बाद स्लैश वैर पार्टीशन, और एक आता है स्लैश ओपीटी पार्टीशन। ये सारे तो एक तरह से फोल्डर्स तो होते ही है ना हर, मतलब जो कंपोनेंट और उसमें नोड में या वीएम में। हाँ, जो भी लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो हम्म। उसमें ये सारे फोल्डर्स होते हैं, बिल्कुल राइट। लेकिन अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इसको अलग से बना रहे हैं। तो अलग ठीक है से सर। बनाने का मतलब ये हो रहा है कि जैसे मान लीजिए ये आप अलग से नहीं बनाएंगे तो इनके जितने भी यूज हैं वो हम्म, इसी 10 GB के अंदर यूज होगा, जो भी स्पेस ठीक है। देगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको अलग से स्पेस दे दिया, जैसे मान लीजिए होम को मैंने दे दिया अलग से 20 GB, यूएसआर को दे दिया मैंने 40 GB, है ना, वैर को दे दिया हमने 30 GB, ओपीटी को हमने दे दिया 20 GB, है ना। तो ठीक है सर। ये जो हुए रहेंगे ये रूट के अंदर ही, सेम अच्छा। लोकेशन में, लेकिन इनको स्पेस एक अलग ऑक्युपाई करती है। ठीक है मतलब सर। इनको जो डेटा स्टोर होगी इसके अंदर, वो इस 10 GB से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो इस हम्म। 20 GB में ले। अब हम्म। इसका फायदा क्या हुआ? तो देखो ये चार इसीलिए बनाए जाते हैं कि ये चार मेन, तीन मेन फोल्डर जो हैं ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होम के अंदर हमारा यूजर स्टोर होता है, तो यूजर का सारा रिकॉर्ड वहां रहेगा। यूएसआर के हम्म, अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉल करते हो वो सारा यहाँ जाता है। और इवेंट्स इंफॉर्मेशन, लॉग इंफॉर्मेशन जितने भी हैं हम्म, वो मेरे वैर के अंदर है। तो ये तीन चीजें ही हमारे लिए बहुत ही खास होती है, एक लॉग फाइल इंफॉर्मेशन, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, और एक यूजर की डिटेल जानकारी, है ना। तो इन हम्म, तीनों को मैंने एक अलग स्पेस दे दिया। जब फायदा क्या हुआ इससे, अगर किसी वजह से ये रूट जो है मेरा मेन ये करप्ट हो गया या डैमेज हो गया, तो हम अपने इन सारे इंफॉर्मेशन को सेपरेट फोल्डर से रिकवर कर सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं। तो एक ठीक है। तरह से हमारी चीजें क्या हो गई, सेपरेट हो गई, है ना। ठीक। तो ये बेनिफिट होता है। तो प्रोडक्शन में कभी भी बनाइएगा तो देखिएगा ये सिंगल एक रूट पार्टीशन नहीं बनता है, कम से कम तीन बनेगा, रूट, बूट और स्वैप। और उसे भी अगर प्रोटेक्टिव वे से लेके चलना है तो होम, यूजर, बैक, ये चार पांच मतलब 6 पार्टीशन तो मैक्सिमम बनना ही बनना है, ठीक है। तो ठीक है सर। ये मेन मेथड होता है हमारा इंस्टॉलेशन से पहले, प्रोडक्शन में ये चीजें ध्यान रखिए, ठीक है। ठीक है तो सर। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं इसका एफएचएस स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं फाइल सिस्टम हायरार्की फाइल सिस्टम। सर ये इनका फोल्डर्स का यूज भी लिखा होगा ना, कि मतलब कोई अगर पर्टिकुलर चीज हमें ढूंढनी है, जैसे कि होता है कि कई बार कोई वीएम फेल हो जाता है, उसकी हाँ मेमोरी का प्रॉब्लम है, या उस पे ज्यादा डिस्क यूटिलाइजेशन है, या ज्यादा, तो उसमें कौन से फोल्डर में चेक कर सकते हैं क्या है। हाँ, तो और अभी वही हायरार्की में हम लोग उसी चीज को पर फोल्डर हम उसका डेफिनेशन समझेंगे कि हर फोल्डर का क्या काम है, ठीक है। ठीक है सर। इनके अलावा भी इसके अंदर और भी बहुत सारे फोल्डर्स बनते हैं, तो एफएचएस के अंदर हम लोग उसी चीज को डिस्कस करते हैं। तो इसको बोलते हैं फाइल सिस्टम हायरार्की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इन द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, operating system, every file and directory
file, directory and device is one part of a grand hierarchy. Grand hierarchy, the topmost member of this hierarchy is the root directory and is denoted by the symbol स्लैश. ठीक है, ये इस स्लैश सिंबल के माध्यम से इसको डिनोट किया जाता है. अब इसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं इसको वन बाय वन आप समझिए. जैसे कि स्लैश, दैट इज टॉप लेवल रूट, है ना, वेयर इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद स्लैश बूट, this folder, boot folder, to help to read bootloader file, which help the boot the operating system. The operating system, है ना. यहाँ पर बूट लोडर फाइल के रूप में यूज होता है, दैट इज अ ग्रब 2. सर ये बूट मतलब क्या, बूट लोडर करता क्या है? बूट लोडर करता है आपका फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर मशीन. जो मशीन को स्टार्ट होने में जो सबसे पहला स्टेप है वो आपका बूट लोडर फाइल फॉलो करता है. इससे ये डिसाइड करता है कि मेरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल पे क्या क्या चीजें हैं, उसके लिए कौन कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल है, वो फाइलें सही है या नहीं है, या कोई करप्ट है, मिस है. ये सारा चीज डिसाइड करना बूट लोडर फाइल का काम होता है. अगर हाँ, तो ये बूटिंग के लेवल होते हैं अलग अलग. तो हर लेवल पे बस 5 या 6 लेवल पे ये पूरा सीक्वेंस काम करता है. तो हर लेवल पे कहीं ना कहीं कोई प्रोसेस आपका रीड करता है. इसको हम बूटिंग सीक्वेंस जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल आपको समझाएंगे इस फाइल के बारे में, इससे रिलेटेड ट्रबल शूट और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये लेता है, किस लेवल पे कौन सी फाइल आपका रोल लेता है, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ना है. बट फिलहाल एक सिंगल भाषा में अगर आप समझेंगे तो बूटिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर मशीन इज नेम ऑफ बूटिंग. अब इस स्टार्ट होने में जो जो भी फाइल रिस्पॉन्सिबल होता है, इनिशियलाइज करता है, वो मेरा बूट लोडर फाइल उसको पढ़ता है, उसके हिसाब से उसको मैनेज करता है. ठीक है, तो यहाँ पर वो फाइल कौन सा है, बूट लोडर फाइल इज grub 2. यहाँ पर बूट लोडर फाइल इज इक्वल टू grub 2. और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, कॉन्फ़िग फाइल, वो होता है आपका स्लैश बूट के अंदर grub 2 के अंदर grub.cf या स्लैश etc के अंदर grub2.cf. इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं,
किसी भी फाइल से जा करके आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके अंदर बूटिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या है या कुछ सीक्वेंस चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है उसके बाद आता है आपका स्लैश होम, स्टोर all created user by default in home directory। ठीक है सर। मतलब आप जितने भी यूजर क्रिएट करोगे वो लिनक्स में, तो वो यूजर अगर आप चेक करना चाहते हो कि यूजर बना या नहीं बना, या पहले से कितना यूजर बना हुआ है, तो आप होम डायरेक्टरी को चेक करो, क्योंकि यूजर की बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी लोकेशन जो होती है वो होता है होम। उसके ठीक है बाद नेक्स्ट है आपका स्लैश डेव, स्टोर ऑल डिवाइस इंफॉर्मेशन। डिवाइस इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल जैसे हार्ड डिस्क है ना, पेन ड्राइव है ना, प्रिंटर इटीसी जो भी है, ये सारे जो फिजिकल डिवाइस के जो इंफॉर्मेशन होते हैं, जो प्लगिंग होते हैं फिजिकली, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन कर्नल रीड करता है वो है डेव फोल्डर के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक आता है स्लैश यूएसआर, स्टोर ऑल इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड देयर डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन। जितने भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे वो सारे सॉफ्टवेयर की जानकारी और उसकी डॉक्यूमेंट्री जानकारी, उसका कोई विशेष इंफॉर्मेशन हो तो वो भी सारा हमारा यूएसआर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यूएसआर, और सबसे ज्यादा स्पेस आपको यूज कर रहा है क्योंकि इंस्टॉलेशन की पूरी इंफॉर्मेशन आपका यहीं पे होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है स्लैश वैर डायरेक्टरी, टू रीड स्टोर ऑल लॉग फाइल इंफॉर्मेशन। जितने भी लॉग फाइल इंफॉर्मेशन है वो सारा इसके अंदर स्टोर होता है। इट्स एन बेसिक लोकेशन स्लैश वेयर लॉग डायरेक्टरी। इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स एंड डायरेक्टरी होंगे, वो सारा आपको इसके अंदर मिलेगा। तो जितने भी वेरिएबल इंफॉर्मेशन या फिर लॉग फाइल इंफॉर्मेशन जो भी है वो सारा हमारा वेयर डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद है एक स्लैश वेयर, फिर स्लैश लीव स्टोर ऑल लाइब्रेरी फाइल इंफॉर्मेशन, है ना। जितने भी लाइब्रेरी मॉड्यूल्स है, लाइब्रेरी मॉड्यूल्स का मतलब होता है यहाँ पर जैसे विंडोज में आप ड्राइवर बोलते हो ना, ड्राइवर्स, तो आप कोई भी ड्राइवर चेक करते हो तो आप कहाँ जाते हो, कंट्रोल पैनल के अंदर, वहां पर जा करके मतलब जो पर्टिकुलर फोल्डर्स मिलते हैं, लोकेशन मिलते हैं, वहां से चेक करते हैं। तो उसी तरह से लिनक्स में जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उसको हम लोग एक मॉड्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो वो कौन से मॉड्यूल्स किस डिवाइस के लिए एलिजिबल है, सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें हम लोग लीव फोल्डर के अंदर मतलब उसके लाइब्रेरी स्ट्रक्चर में चेक कर सकते हैं। क्लियर है वर्ड? हेलो, हाँ सर हाँ। है ना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर स्लैश एस बिन डायरेक्टरी, दैट इज अ सुपर बाइनरी फाइल। सुपर बाइनरी फाइल स्टोर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव। सर लाइब्रेरी में तो मतलब लाइब्रेरी फाइल्स मतलब ये जितने भी हैं
जो भी फाइल्स हैं वो सब आ जाएंगी, क्या होगा इसके अंदर? नहीं, जो भी है मतलब नहीं, सब नहीं आते यहाँ पर, सिर्फ वो फाइल आएंगे जो एक ड्राइवर के रूप में काम कर, जैसे आपके पास अच्छा अच्छा। साउंड कार्ड काम कर रहा है, लैन कार्ड काम कर रहा है, हाँ हाँ तो हाँ। लैन कार्ड की ड्राइवर क्या है, उसको एज ए मॉड्यूल्स, मेरा कर्नल जो है उसको एज ए मॉड्यूल्स पढ़ता है, तो बोलेगा ना ठीक। कि वो कहाँ है, कहाँ से रखा हुआ है, तो बोला लिब अच्छा। में जाके देखो, लाइब्रेरी फाइल में चेक करो। ठीक है अगर ठीक है। मेरा साउंड काम नहीं कर रहा है तो हम देखेंगे कि भाई साउंड के लिए कोई ड्राइवर है भी कि नहीं है, तो लिब में जाके चेक कीजिए। ठीक है। तो ठीक है सर। यहाँ पर हो गया सुपर बाइनरी फाइल स्टोर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड। यहाँ पर जितने भी एडमिन कमांड होते हैं वो सारे आपको इसके अंदर स्टोर होते हैं, है ना। इसका एक दूसरा लोकेशन भी होता है, दैट इज /usr/sbin। ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है, usr/sbin /sbin, तो उसका एक लिंक बनता है जस्ट लाइक ए हार्ड लिंक। ठीक है। तो क्या फाइल का नाम क्या होता होगा सर जिसके अंदर ये सारे लॉग्स बनते हैं? इसके अंदर सारे लैब, नहीं नहीं, जैसे अगर हमें देखने हैं, लॉग्स देखने हैं, तो कैट करना हो तो कौन सा किससे होगा? यूएसआर बिन कोई नहीं, फाइल होगी? लॉग देखना है तो वैर के अंदर, ये देखो वैर, वैर लॉग अच्छा अच्छा अच्छा, लिख ठीक रखा है मैंने। ठीक है। एसबिन के अंदर जो है, जैसे आप कोई कमांड चलाते हो, मान लो यूजर ऐड कमांड चलाए, तो लेकिन एडमिन के थ्रू? हाँ, तो एडमिन मतलब रूट अकाउंट से जो कमांड चल सकता है वो सारे हाँ। कमांड एसबिन के अंदर हो। ठीक है। तो नहीं हर, लेकिन एडमिन अलग यूजर है और रूट अलग यूजर नहीं होगा सर? हाँ, रूट भी एक एडमिन यूजर ही है, दैट्स लाइक अ सुपर यूजर। ठीक है। और एक हाँ आता है यूजर रेगुलर यूजर, जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं होते, वो बेसिक वर्क कर सकता है, तो हाँ वो हाँ। एडमिन लेवल का कमांड जो होता है वो डायरेक्टली नहीं चला सकता। देखिए एसबिन के अंदर जो कमांड है उसको अगर आप सोचिएगा कि मैं निखिल नाम का यूजर बना दिया, उससे मैं लॉग इन करके चलाऊं, तो वो नहीं चलने देगा। ठीक है, ठीक है। परमिशन नहीं देगा। और जब तक कि आप उसको अप्रूव नहीं कर देते, भाई नहीं, चलो निखिल को हम लोग 4-5 एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स का राइट्स दे देते हैं, वो चला सकता है, तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट की बात करेंगे तो नहीं कर सकते। ठीक है डिफॉल्ट सर। में सिर्फ रूट से होगा। लेकिन ठीक है सर। अब यहाँ पर समझना ये है कि ये रूट से रिलेटेड जो कमांड है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है, वो रहता कहाँ है, कर्नल उसको पढ़ता कहाँ है, तो वो है यूएसआर एसबिन के अंदर। ठीक है। या तो उसके अंदर रहेगा, या उसका कुछ सॉफ्ट हार्ड लिंक बनी होती है /sbin, या तो उसके अंदर मिलेगा, है ना, ठीक इसलिए है इसको सर। सुपर बाइनरी फाइल बोलते हैं। तो अब दे ठीक है सर। नेक्स्ट है /bin डायरेक्टरी, द एब्सोल्यूट लोकेशन यूज हियर /usr bin। तो इसमें जो है, दैट इज अ बाइनरी फाइल, ये एक बाइनरी फाइल है, स्टोर रेगुलर कमांड। ठीक है सर। अब रेगुलर कमांड का मतलब क्या हुआ, वैसे कमांड जो रूट से तो चलेगा ही चलेगा, उसको एक रेगुलर यूजर भी चला सकता है बिना परमिशन के। ठीक है। तो वैसे कमांड को हम लोग बोलते हैं रेगुलर कमांड। ठीक है। तो जो निखिल अपने अकाउंट से लॉगिन किए अपना चला सकते हैं, जैसे टच फाइल बना सकता है, डायरेक्टरी बना सकता है, कॉपी कर सकता है कि नहीं, परमिशन दे सकता है फाइल को अपने अकाउंट के, दूसरे के अकाउंट के फाइल को नहीं दे सकता, अपने अकाउंट को दे सकता है परमिशन। तो ये सब चीजें जो हैं, दैट इज अ रेगुलर फाइल। तो उसकी लोकेशन चेक करोगे तो देखोगे बिन के अंदर है या फिर यूएसआर बिन, तो दैट इज अ बाइनरी। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद है एक आता है /media, ऑटो माउंट एनी रिमूवल डिवाइस। जो भी रिमूवल डिवाइस है उसको ऑटोमेटिक माउंट करके रखता है, वो है मीडिया, या फिर इसको रन मीडिया भी बोलते हैं। ठीक है। या तो मीडिया में मिलेगा या फिर रन मीडिया के अंदर। अब जैसे रिमूवल डिवाइस क्या है, मेरा पेन ड्राइव होगी, मशीन में हमने पेन ड्राइव लगाया, अब पेन ड्राइव है, ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स में तो आइकन आ जाएगा, हमको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा पेन ड्राइव लग गया। लेकिन कमांड लाइन में हमें तो चेक करना पड़ेगा ना कि कहाँ है, तो कमांड लाइन में तो हमें फोल्डर समझना पड़ेगा, क्योंकि लिनक्स में तो हर चीज एक फाइल काम करता है, तो एज ए फोल्डर, तो फोल्डर भी एक तरह का फाइल है, दैट इज अ डायरेक्टरी फाइल। तो मुझे कमांड लाइन में अगर ये समझना है कि कहाँ पर हम पेन ड्राइव के कंटेंट्स देखेंगे,
तो वहां पर हम लॉगिन करके df-h से माउंट पॉइंट चेक करेंगे और वो देखेंगे तो जो भी माउंट पॉइंट आपको रन मीडिया दिखा रहा है ये आपका पेन ड्राइव का है। उसके अंदर आप जाना है, आपको पेन ड्राइव का नाम, उसके कंटेंट सारे दिखा देंगे। या तो पुराने वर्जन होंगे जैसे 5-6 होंगे तो आपको मीडिया में मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये सारे आपके जो इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी फाइल होते हैं ये सारे बनते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका एक /tmp स्टोर टेम्पररी फाइल। टेम्पररी फाइल है ना, ये टेम्पररी फाइल को स्टोर करके रखता है ना। उसके बाद एक आता है /proc पार्टीशन, है ना, proc फोल्डर। तो ये जो proc फोल्डर है दैट इज contain the system state information, the information in the files of this directory is maintained directly by the operating system कर्नल। ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के द्वारा मेंटेन होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो प्रॉक है ये सबसे इम्पोर्टेंट और अहम डायरेक्टरीज होता है। ठीक है, अगर ये डायरेक्टरी आपका करप्ट हो गया या डैमेज हो गया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा, है ना। क्योंकि जितने भी आपके हार्डवेयर लेवल के डिवाइस जो मॉड्यूल्स होते, मतलब जो इंफॉर्मेशन है या सीपीयू के बारे में जानकारी है, रैम के बारे में जानकारी है, हार्ड डिस्क के बारे में जानकारी, जो एक्टिव है, जो फंक्शन में चल रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर कर्नल जो है प्रॉक फोल्डर से पढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सिस्टम स्टेट इंफॉर्मेशन। तो आपके मशीन की पूरी जानकारी प्रॉक फोल्डर रखता है। उसके बाद एक आता है etc डायरेक्टरी। etc इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी। दिस इज मेन कॉन्फ़िगरेशन स्टोर। दिस इज अ स्टोर ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, है ना। लिनक्स में जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको etc डायरेक्टरी के अंदर मिलेगा, चाहे वो किसी भी टास्क से रिलेटेड हो, चाहे नेटवर्क से रिलेटेड हो, कोई सर्विस कॉन्फ़िगरेशन से हो, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करना हो या कोई सर्वर करना हो, कोई भी टास्क हो। ठीक है, हेलो निखिल। यस सर। हाँ सर। हाँ हाँ बोलिए। नहीं नहीं ठीक है सर, समझ गया। मैं एक्चुअली मैं म्यूट पे रख रहा था, वो ना है, डिस्टरबेंस ना है इसलिए। अच्छा, तो हाँ मैं ये, सुन रहा हूँ। हाँ ये सारे मेरे जो है डायरेक्टरीज हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद डायरेक्ट आपको ये चीज मिलेगा। इतना बनना ही बनना है। ठीक है, ये मेरा रिजर्व है लोकेशन। तो ये हो गए हमारा हायरार्की स्ट्रक्चर। उसके ऊपर हमारा जो बेसिक मेथड इंस्टॉलेशन के, बाकी पार्टीशन के टाइम हम लोग मिनिमम कितने साइज का पार्टीशन बनाते हैं, टाइप ऑफ पार्टीशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। अब आइए इसका एक छोटा सा हिस्सा जिसपे हम लोग एक इंस्टॉल करके देखते हैं।
इसको मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेस्ट। सर मेरे को एक बात पूछना था हाँ बोलिए। कि जैसे मुझे अपने लैपटॉप पे करना होगा तो कैसे करूंगा? अब ऑनलाइन कैसे करेंगे फिर मुझे? इंस्टॉलेशन हाँ उसी चीज को तो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है पहले बताइए। सर, अभी तो एक्चुअली ना मैंने इस पे लोड कर रखा है रेड हैट। अच्छा इंस्टॉल कर रखे, मतलब बेसिक हाँ थीम में ही कर रखी है। हाँ, मैंने प्रैक्टिस के लिए मतलब ज्यादा यूज नहीं करता कि मैंने कर रखा है। हाँ बट मैं वही पूछ रहा था कि अगर मेरे को वापस इंस्टॉल करना हो, हाँ जैसे हाँ मैंने किसी से पेन ड्राइव में ले लिया था तो वो इंस्टॉल कर लिया था। हाँ बट मैं हाँ वैसे आपसे पूछ रहा था अगर मुझे करना हो तो हाँ। ऑनलाइन कैसे करूंगा? आप मुझे पेन ड्राइव तो मैं अब मैं फिजिकली तो होऊंगा नहीं, तो नहीं, कैसे करेंगे फिर? ऑनलाइन हो जाता है सर ये? ऑनलाइन तो नहीं होगा, आपको एक आईएसओ इमेज आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी इसके लिए। अच्छा, हो मतलब आईएसओ इमेज डाउनलोड करके हो जाएगा हाँ उससे हो जाएगा। ऑनलाइन? अब उससे कैसे करोगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, वो दिखा दीजिए एक बार देखो सर। ये मेरा एक वर्चुअल मशीन है, ये मेरा VMware मशीन है, ठीक है। ठीक है। देखो ये आप VMware तो इंस्टॉल करते होंगे, यूज किया होगा हाँ आपने, है ना। हाँ। तो ये मेरा एक VMware मशीन है, इस पे ऑलरेडी मैंने देखो एक RHEL8 इंस्टॉल करके रखा है। अब मैं एक और इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। उसको मैं यहाँ से अपनी होम डायरेक्टरी में गया, तो यहाँ पर वर्क स्टेशन मैंने VMware वर्क स्टेशन 15.5 डाल रखा है प्रो। तो ठीक ये है। इंटरनेट पे फ्री मिलता है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए तो लिनक्स के लिए भी, विंडोज है तो विंडोज के लिए भी मिलता है। वहां से जा ठीक है। करके इंस्टॉल करने के बाद ये देखो क्रिएट अ न्यू मशीन यहाँ पर लिख रहा है। पहले आप यहाँ पर एक हम्म, मशीन तैयार कीजिए, कस्टम एडवांस, मैंने यहाँ पर एक एडवांस दिया है कस्टम, यहाँ पर वर्क स्टेशन 15, ठीक है। इसमें आपके हार्डवेयर के सपोर्ट दिए हुए कि मैक्सिमम इतना तक सपोर्ट कर सकता है ये सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पर जब भी आप इंस्टॉल करिए तो आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, ये वाला सेक्शन चूज करिएगा, ठीक है। ठीक है सर। ये दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करेंगे ना तो आपका प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगा, वो एक मिनिमल इंस्टॉलेशन में डिफॉल्ट भेज देगा। तो ठीक है। मिनिमल इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि सिर्फ कमांड लाइन इंस्टॉल होगा, उसमें 300-400 पैकेज भी इंस्टॉल होते हैं, वो सारा काम ठीक आप है। नहीं कर पाओगे। तो आप चाहते हो अपने हिसाब से इंस्टॉल करना, तो आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। उसके बाद अभी मुझे कौन सा मशीन इंस्टॉल करना है, तो लिनक्स मशीन इंस्टॉल करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में मुझे यहाँ पर क्या लेना है, RHEL8, तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। और फिर यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ पर चूज करेंगे आप रेड हैट लिनक्स 8, देखो यहाँ पर 8 का है ऑप्शन, तो हम्म। मैंने सेलेक्ट कर लिया, RHEL8 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ से मैंने किया नेक्स्ट, यहाँ से लोकेशन जो भी है आपका VMware के अंदर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वर्चुअल मशीन का नाम मैंने यहाँ पर नाम दे दिया जी सर, सपोज। तो सबसे पहले मुझे एक लिंक से डाउनलोड करनी पड़ेगी आईएसओ इमेज। और सर अगर हाँ मुझे ये भी अगर करना हो, VMware भी डाउनलोड करना हो, तो मुझे उसको मतलब किसी लिंक पे जाके करना पड़ेगा? कैसे करना पड़ेगा? कुछ नहीं, आप गूगल में लिखो ना डाउनलोड VMware 15 प्रो, अपने आप अच्छा। इंटर मारोगे अपने लिंक दे देगा, सबसे पहला और वाला सर, लिंक वहीं पे अगर डाउनलोड। मैं कोई लैपटॉप लेता हूँ, मुझे अगर आगे भी लेना हो या मुझे फ्यूचर में यूज करना हो प्रैक्टिस के लिए, तो सर कितनी मतलब मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास होनी चाहिए? मतलब मेरे लैपटॉप भी ठीक ठाक चले और ये भी चल जाए, क्योंकि लोड पड़ता है बहुत इसका। हाँ तो 16 GB रैम के साथ ले लो, ठीक है। अच्छा। सोलह अच्छा। जीबी रैम और 1 TB हार्ड डिस्क, आजकल तो 1 TB में ही आता है सारे हार्ड डिस्क, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश करो Core i7 प्रोसेसर लेने का। i7। हाँ Core i7, तो वो ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होती है। और कंपनी अगर चूज करोगे तो कंपनी में या तो डेल का चूज करना या फिर HP का चूज करना, क्योंकि इनके ठीक है। हार्डवेयर बहुत अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है। रैम 16 GB और आप बोल रहे हैं वो? रैम 16 GB, CPU हाँ। लीजिएगा तो Core i7, है ना। हाँ जी। और उसके बाद हार्ड डिस्क 1 TB, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो यहाँ पर मैंने वर्चुअल मशीन का नाम दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट किए। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ CPU लगा रहे हैं, प्रोसेसर कितना देना है, तो आप अपना मिनिमम 1 1 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और रैम अभी हम लोग यहाँ पर इसको कर दे रहे हैं 4 GB, 8 GB कर दे, ठीक है, 8 GB कर देते हैं, चलो। उसके बाद यहाँ से नेट
उसके बाद है नेटवर्क एड्रेस, जो है डिफॉल्ट रहने दो, कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद रिकमेंड हार्ड डिस्क, तो लॉजिकल रिकमेंडेड है वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। NVMe, यही थिन क्लाइंट का स्लॉट होता है, यही जैसे SCSI है, ID SATA जो मैंने बताया था ना आपको कल। हेलो, यस सर। जो मैंने हार्ड डिस्क का आइडेंटिटी बताया था ना वर्चुअल डिस्क टाइप में, तो ID हम्म। है, SATA है, SCSI है, एक आता है NVMe, यही आता है थिन हार्ड डिस्क जो आते हैं ना, इसी का ये रिकमेंड होती है। ठीक तो है यहाँ सर। पर थिन हार्ड डिस्क लिया, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क, हमने 20 GB का स्टोरेज ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर वर्चुअल मशीन का इमेज फाइल ये बन गया, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। ये पूरा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपके बन के रेडी हो गया, तो आप यहाँ से फिनिश कीजिए एंड क्लोज। उसके बाद यहाँ से आप एडिट बटन में जाएंगे, एडिट बटन क्लिक करते ही यहाँ CD DVD को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ISO इमेज को आप यहाँ से ब्राउज करेंगे। ये देखिए मेरा RH8 इमेज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से ओपन कर दिया। तो ये जब हो गया उसके बाद इसको बोल दिए सेव, है ना। अब जब सेव हो गया तो यहाँ पर देखिएगा ये x86-64 के नाम से आ गया है ना। अब यहाँ से आपको करना क्या है, स्टार्टअप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने स्टार्ट किया, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, बूट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ऊपर वाला, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.0। मैंने अप एरो बटन दबा के ऊपर वाला सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से एंटर दबाया, ये आपका बूटिंग चल रहा है, फर्स्ट स्टेप बूटिंग है, ठीक है। जहाँ पर ये सारे हार्डवेयर वगैरह जितना भी दिया हमने वो डिटेक्ट करके सेव कर लिया। अब ये आपका इसी यही जो है ना स्टार्टअप, इसी को बूट लोडर फाइल रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे बूट लोडर फाइल काम कर रहा है। अब यहाँ पर आ गया चूज करने के लिए लैंग्वेज, तो आप लैंग्वेज मैंने दे दिया US इंग्लिश, कंटिन्यू। उसके बाद एक फाइनल विजार्ड खुल गया, आपको जो सिलेक्शन देना है इसी विजार्ड के अंदर देना है। तो सबसे पहले आप अपना कीबोर्ड सेटिंग कर लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया कीबोर्ड सेटिंग है, आपका लैंग्वेज सेटिंग यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। और डेट एंड टाइम जोन, तो यहाँ से अपना टाइम जोन सेलेक्ट करके अपना इंडिया रीजन डाल दिया, एशिया कलकत्ता यहाँ पर आ गया मेरा, ठीक है, डन। बाकी और सब कुछ ओके है। यहाँ से इंस्टॉलेशन सोर्स हमने दे ही दिया है, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, यहाँ से आप पार्टीशन बनाओगे। तो पार्टीशन बनाने के लिए देखिए हमने एक 20 GB का हार्ड डिस्क दिया था, यहाँ पर ये रहा। अब इसमें हमको ऑटोमेटिक नहीं देना है, हमको कस्टम तैयार करना है। ताकि कस्टम तैयार करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा नेम ऑफ पार्टीशन क्रिएट करने का, ठीक है। इसको कर दिया डन। अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ से LVM आ गया, इसको हटा के स्टैंडर्ड पार्टीशन करना है, नॉट LVM। स्टैंडर्ड ले लिए। अब देखो 20 GB में यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर ये देखिए, ये प्लस साइन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माउंट पॉइंट पूछेगा, यहाँ से आप सिलेक्ट करो, देखो ये सारे पार्टीशन आपके सामने, ठीक है। तो ये मुझे बनाना है यहाँ पर रूट पार्टीशन, है ना। रूट बना दिया मैंने यहाँ पर 15 GB का,
ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ही पार्टीशन बना के काम कर लेते हैं, उसी में जो भी हमारा यूएसआर वैर लीव जितना बनना होगा सब इसी के अंदर ले लेगा, ठीक है, और इसी स्पेस से ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ऐड माउंट पॉइंट, अब मेरे पास फ्री स्पेस सिर्फ 5 GB बची है, ये सारे इसका स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। इसमें फाइल सिस्टम देखो ऑटोमेटिक मेरा XFS लिया है, बाकी ये सब सारे फाइल सिस्टम भी हमारे सपोर्टिंग है, ठीक है। ये सारा पॉइंट हो गया, ये मेरा पार्टीशन डिवाइस आ गया, देखिए वर्चुअल NVMe 0N1 समथिंग कुछ भी आ गया, है ना, ये आ गया। उसके बाद आपको यहाँ से करना, इसमें कुछ छूछा नहीं करना, आप अपना वेरीफाई कर लीजिए, खाली चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद डन कर दीजिए, डन करिएगा, अपने आप यहाँ पर फॉर्मेट लेगा, है ना, यहाँ पर एक्सेप्ट चेंज कर देना, एक्सेप्ट चेंज, दैट्स ऑल। उसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, ये सिलेक्ट करिएगा। अगर आपको फुल इंस्टॉलेशन करना है तो आप सर्वर विथ GUI करिए, इसमें क्या होगा कि ग्राफिक्स कमांड सब कुछ आएगा। अगर आपको सिर्फ कमांड लाइन करना है तो ये मिनिमल इंस्टॉलेशन कीजिए, मिनिमल, सिर्फ इसमें कमांड लाइन आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सर्वर विथ GUI करते हैं, है ना, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से नेटवर्क भी गए, देखिए मेरे पास एक ENS 160 इंटरफेस इनेबल है 1 Gbps के साथ, उसको सिर्फ ऑन कर दीजिए, अपने आप डायनेमिक IP ले लेगा, ये देखिए, है ना, ये अपना एक IP ले लिया, उसके बाद डन कर दिया। अगर इसको मैं स्टैटिक कॉन्फ़िगर करना है यहीं से, तो आप यहाँ कॉन्फ़िगर ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। ये रहा IPv4 वगैरह जो भी है ना, लेकिन हम इसको अभी कैंसिल करते हैं, हमें डायनेमिक ही करना है ना, डायनेमिक ही रखना है, तो इसको कर दिया डन। ये आ गया, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया डन। अब आप यहाँ से देंगे इंस्टॉल, क्लियर है, ठीक है, बस हो गया। अब यहाँ पर देखो रूट का पासवर्ड सेट करने के लिए मांग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो रूट का पासवर्ड क्या है, जो मर्जी आप अपना यहाँ पर सेट, जो आपकी इच्छा हो वो आप अपना सेट कर लो। मैंने यहाँ पर रेड हैट सेट कर दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कोई यूजर भी बनाना है तो यहीं पे यूजर बना लो, मैंने यहाँ पर एक बना दिया जस्ट लाइक की स्टार्ट, है ना, स्टार्ट नाम से यूजर बना दिया। अब इसी यूजर को मेक एज ए दिस यूजर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, तो अगर आप ये सेलेक्ट कर दोगे ना तो इस यूजर को एक एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिल जाएगा। तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड विद सूडो एक ऑप्शन होती है, कमांड होता है, उसके लगा करके आप वहाँ पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड चला सकते हो, ठीक है। तो हम अभी वो चीज नहीं चेक कर रहे। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, पता नहीं बीच में चली गई आवाज, क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रहा था कि अगर मैं ये यूजर बना रहा हूँ और अगर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया मेक दिस यूजर एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये एक तरह से रूट की तरह काम करेगा। लेकिन वही है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड चलाने से पहले इस यूजर से उस कमांड के पहले आपको सूडो लगाना पड़ेगा, सूडो लगा के कोई भी एडमिन कमांड आप चला सकते हो यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किए, इसको एक रेगुलर यूजर ही रहने दिए, ठीक है। इसका पासवर्ड भी हमने यहाँ पर सेट कर दिया रेड हैट, उसके बाद हमने डाला डन। अब ये हो गया प्रोसीजर कंप्लीट। अब मेरे पास टोटल 1320 पैकेज जो है वो इंस्टॉल होगा। तो ये आराम से आपका आधा घंटा 40 मिनट ले लेगा। अच्छा सर, इंस्टॉलेशन में, ठीक है। ठीक है ये सर। अपना इंस्टॉलेशन इधर चलता रहेगा, जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाता तब तक हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, जब तक ये चलता रहेगा। देखिए इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ इस तरह से पॉइंट मिलेंगे, है हाँ ना। सर, समझ गया। तो यहाँ से मैंने रूट से लॉगिन किया, आपको पासवर्ड रेड हैट, जैसे लॉगिन करोगे आप, ये आपका 8 का ये इसका डेस्कटॉप है, आपको ऐसा ही दिखेगा। अब इस पे जैसे, हाँ लेटेस्ट वर्जन है अपना रेड हैट का, हाँ ये इस पे लेटेस्ट काम वर्जन है, हाँ लेटेस्ट 8, वर्जन, ठीक है सर। है ना। अब यहाँ पर आपको ये देखो ये लाल टोपी दिख रहा है, इसको क्लिक करोगे तो ये विजार्ड यहाँ पर खुलेंगे ये सारे। अब इसमें से आपको काम करना है, जैसे सेटिंग करना है, कुछ भी करना है तो आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है, या फिर पूरे पैनल खोलना है तो यहाँ से आप इसको खोल सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये मैंने क्लोज कर दिया शो एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आप जितने भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ आप यहाँ से अब सेटिंग में जाना, सेटिंग को मैंने क्लिक किया,
तो ये देखो नॉर्मल सेटिंग आपके आ गए। तो यहाँ पर जितने भी है ब्लूटूथ सेटिंग है, वाईफाई सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग है ना, ऑनलाइन अकाउंट है, शेयरिंग करना है, साउंड से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ से वेरीफाई हो सकता है। नेटवर्क सेट करना है, ठीक है, तो ये नेटवर्क से रिलेटेड आपका है सारा कुछ। तो ओवरऑल यहाँ पर सारा सेटिंग हो जाता है, ठीक ठीक है सर। है ना। ये आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पर अगर काम करना है तो टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल यहाँ से राइट खोल दिए, टर्मिनल खोल के अब देखो यहाँ पर आपका खुल गया। अब ls स्पेस स्लैश करोगे तो ये सारी डायरेक्टरीज आपके सामने बनी हुई। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डायरेक्टरी जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, जैसे रिपोर्ट है, आर होम है, ये सब शेयर है, ये सब चीज़ें जो है ये हमारी खुद की बनाई हुई डायरेक्टरी है, ठीक है। dir है, डेटा है, cd है, ये सब चीज़ें हमारी खुद की बनाई हुई है। बाकी सारा है लिनक्स है, ये सब सब हमारा बनाया हुआ है। तो ये बाकी जितने भी हैं वो सारे आपका डिफॉल्ट बनता है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ ठीक है। पर एक बहुत ही अच्छी बात होती क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको हायरार्की जो बताया उस पर स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा भी, बट आपको हमेशा तो याद रहता नहीं है। कभी भी किताब पढ़ो या इसको पढ़ने बैठ जाओ या काम करने बैठ जाओ प्रोडक्शन में, और वहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम भूल गए या फिर उसका वर्क भूल गए, तो कुछ मत करो, यहाँ पर टर्मिनल खोलो, यहाँ मैन लिख के HIER लिखो, ठीक है। HIER एंटर करिएगा, आपकी हर डायरेक्टरी की पूरी जानकारी यहाँ पर दिखा देगा। जो भी आपका हायरार्की के अंदर बना है वो सारी की सारी डायरेक्टरी का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ दिखा देगा। आप ये मैं आराम कैसे, ये कैसे देखूं, कैसे देखूं सर? यहाँ से मैन HIER क्लिक करके एंटर मारिएगा, तो अपने आप सारी हायरार्की की इंफॉर्मेशन बता देगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, ये और ये जो मैन मतलब? मैन एक कमांड है, हेल्प कमांड होता है यहाँ पर, अच्छा काफी अच्छा। यूजफुल है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर सब कुछ बना हुआ है, सारा चीज पढ़ सकते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, हर डायरेक्टरी की अच्छा, इंफॉर्मेशन यहाँ पर, ठीक है। ये एग्जाम में पूछते हैं सर? ये सब एग्जाम में नहीं पूछते हैं, मतलब ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कहीं आप फंस गए कोई प्रॉब्लम, हाँ हाँ। तो आप इस तरह से हेल्प लेके पढ़ सकते हो, उसकी जानकारी निकाल सकते हाँ एक्चुअली, अब हेलो। हो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली बात क्या है कि दिल्ली हम लोग काम जैसे करते हैं ना, तब हाँ वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी। हाँ कोई वीएम डाउन चला गया या कुछ भी हो गया इशू, तो तब ये फोल्डर्स में ना लॉग्स देखने पड़ते हैं, हाँ फाइल्स देखनी पड़ती हैं या हाँ कुछ डाउन, तो हाँ, तब ये काम आएगा मेरे ख्याल से। करेक्ट है। तो इसीलिए मैं हम्म। दिखाता हूँ। अब आगे चल के जैसे जैसे सीखो देखोगे ना स्टेप बाय स्टेप, मैं और भी हेल्पफुल सपोर्ट आपको बताता रहूंगा कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज है, क्योंकि देखो काम करते हुए हम कई चीजें भूल भी जाते हैं। हेलो तो सर। हाँ हेलो। हाँ हेलो। पता नहीं। हाँ सर, आवाज एक्चुअली बिल्कुल चली गई थी। क्या बोल रहे अच्छा, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जैसे काम करते करते कई बार चीजें हम लोग भूल जाते हैं, तो हम उसको हैं? इमीडिएट कैसे कॉल करें? या तो इंटरनेट है तो चलो ठीक है, गूगल से हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम्म, इंटरनेट नहीं है तो लिनक्स में हमें खुद से कोई चीजें निकालनी हो, उसके डेटाबेस में बस वो होना चाहिए लिनक्स के, अब डेटाबेस में वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो हम उसको हम्म, कैसे रिकॉल कर सकते हैं, कैसे उसको पढ़ सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हमारा हेल्प सपोर्ट में आता है, ठीक है। तो जब हम हेल्प सपोर्ट पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको और बता देंगे इसके बारे में। फिलहाल ये ठीक है। हायरार्की था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हायरार्की को पढ़ने का तरीका आपको समझाया, ठीक है। ठीक ठीक है सर। ये आ गया आपका DA500। देखो ये मेरा माउंट पॉइंट है, ये आपका मेन पार्टीशन था, ये रूट, उसमें आपका 11 GB अभी अवेलेबल है। मोस्टली यूज हुआ है तो 13 GB, मतलब 29% आपका यूज हुआ है। तो ये मेरा माउंट पॉइंट चेक करने का तरीका है, ठीक है, कौन कितना यूज कर रहा है ना। ठीक है ये सर। सारे हो गए। अब एक बार इधर इंस्टॉलेशन भी देख लेते हैं। तो 400-500 पैकेज और बचा हुआ है, तो एक बार इंस्टॉल हो जाए तो इंस्टॉलेशन के बाद भी कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज हम लोगों को करना पड़ता है, वो करके दिखा देंगे आपको। सर तो ये इसके 2 एग्जाम है, और ओपन स्टैक के सर कितने एग्जाम होंगे हमारे? ओपन स्टैक के आपका एक एग्जाम होता है, ऐसे उसके भी 2 एग्जाम होते हैं, बट अभी फिलहाल आपका एक होगा। पहले EX200 210 होता है, उसके बाद आपका EX310 होता है। अच्छा।
ये देखो फर्स्ट चैप्टर आपका है, इसमें रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन दिया है, व्हाट इज लाइनक्स, ये सारी चीज़ें, मास्क ऑफ ग्रेट लाइनक्स, है ना, ओपन सोर्स, ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में बस यही सब डिफाइन किया गया है इसको, है ना, ये सारी। नहीं तो सर इसकी 3 बुक्स रहेंगी ना, RHC, SC और हाँ लिनक्स की? तो हाँ, इसकी 3 बुक रहेगी, जिसमें भी आप पहला बुक पढ़ रहे हो। पहला बुक ठीक है ये हो सर। गया। दूसरे बुक में ये देखो कमांड लाइन दिखा दिया आपको सेकेंड चैप्टर में, तो कमांड डिमांड थोड़ा सा समझाया। ठीक है, तो ये कमांड अभी हम लोगों ने शुरू किया नहीं है ना, ये सारे कमांड अब हम लोग शुरू करेंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक्सेसिंग, ये देखो इसका डेस्कटॉप ये सब समझाया कि कैसे डेस्कटॉप दिखता है, ये जीनोम सेल है, ये सारी चीजें जो आपको आप डेस्कटॉप खोल के दिखाए थे, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर दिखाया। ठीक है, तो सर ये बुक्स हमारे शेयर होंगी ना? हाँ, वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव टीम से बात करिएगा, वो आपको बुक शेयर कर देंगे। अच्छा ठीक है सर। तो ये आपका कुछ है, शॉर्टकट वगैरह अभी हम आपको बताएंगे जब हम आपको कमांड लेंगे। ठीक है, बाकी ये सारे एक्सरसाइज है ना। तो सर इसकी 3 बुक्स रहती हैं और फिर हमारे ओपन स्टैक में क्या आप बोल रहे हो 2 एग्जाम देने पड़ेंगे लेकिन? अरे ओपन स्टैक तो पहले आप 2 बुक तो पढ़ लो, उसके भी अच्छा 3 बुक होते हैं, बट उसका जो एडमिशन होता है ना, पहले 2 बुक का होता है। अच्छा तीसरा बुक जो होता है वो एडवांस नेटवर्किंग है, मतलब ओपन स्टैक नेटवर्किंग पे आता है वो। अच्छा, तो वो वो अलग। अलग, हाँ, वो एक अलग मॉड्यूल होता है। ठीक है ठीक है ठीक है सर, पहले ये करेंगे क्लोज। पहले ये क्लोज होगा, उसके बाद ही वो कर पाओगे, उससे पहले नहीं ठीक। हो पाएगा वो। ठीक हाँ है, और आपको जो अभी मैंने हायरार्की वगैरह समझाया है, वो आपको यहाँ पर फाइल सिस्टम में है। ये देखो मैंने अभी आपको ये जो हायरार्की स्ट्रक्चर है, जो अभी मैंने आपको समझाया, ये सारा चीज आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना, हर एक के बारे में छोटी छोटी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। हाँ ठीक है, तो ये सारी हाँ सर। चीजें हैं। सो ये क्या हो गया, अच्छा, आपके बाद यहाँ पर ना स्टोरेज नहीं होने की वजह से स्पेस फुल हो गया, इसलिए आपका ये इंस्टॉल नहीं हो पाएगा आगे। ठीक है, तो आपको अच्छा इंस्टॉलेशन मेथड तो समझ में आ गया ना, हाँ सर। वो हाँ वो आप अपना कर लेना, मैं यहाँ पर पावर ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज नहीं होने की वजह से ये हो नहीं पा रहा है ना, मुझे ठीक इसको है सर। वेट करना पड़ेगा। है ना, सर तो वैसे अगर जब इंस्टॉल होता है उसका बेसिक आप बोल रहे थे ना कुछ चेंजेस करने होते हैं, कुछ चीजें करनी कुछ होती है, वो चेंज क्या? नहीं करना होता, कुछ चेंज नहीं होता है, वो आगे कुछ फॉर्मेलिटीज पूछेगा, बस उसको आपको नेक्स्ट 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 आगे बढ़ते जाना है, कुछ नहीं करना है। अच्छा एक जगह लाइसेंस एग्रीमेंट पूछेगा, वहां पर एक्सेप्ट सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट 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 आगे बढ़ते जाना। ठीक है, और कुछ नहीं अच्छा करना होता है। ठीक है सर। तो ये हो गए। अभी 1 मिनट हम लोग अपना स्पेस भी चेक कर लें थोड़ा, ना है भाई, चलो खत्म हो गया। VMware यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, तो स्पेस खाली करना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाके चलेगा, है ना। तो ये सारे रन हो गए हमारे, है ना। ये आपका इंस्टॉल मेथड तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है इसका फंक्शन, एक बार इसका फंक्शन भी समझ लीजिए। यहाँ से हाँ सर वो एक्चुअली पीछे शोर बहुत आ रहा है। हाँ, 1 मिनट, क्या आवाज, चलो ठीक है, अब नहीं आएगी आवाज। ठीक है, वो एक्चुअली छोटा बाबू है ना, वो कभी बदमाशी करने लग अच्छा जाता है कभी।
एक्चुअली आपकी ना आवाज नहीं आ रही थी इसलिए हाँ, वो सुनाई नहीं दे रहा हुआ। बच्चा लोग का क्या है ना कि वो तो समझते हो, किसी बच्चे किसी की नहीं हाँ समझते हैं। हाँ वही। सो यहाँ पर इसका फंक्शन को समझ लो। फंक्शन, ठीक है। बेसिकली लिनक्स जो है आपके दो मोड पे काम करता है, वर्क इन टू मोड। सबसे पहला आता है आपका ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल, जिसको जीयूआई मोड बोलते हैं। और दूसरा आता है आपका कमांड लाइन, कमांड, जिसको आप CLI मोड बोलते हैं, ठीक है। अब ये GUI जो है, ये GUI में मोस्टली दो तरह के ग्राफिक्स काम करते हैं। एक होता है जीनोम ग्राफिक्स, ठीक है। और हम्म, दूसरा जो है वो कहलाता है KD ग्राफिक्स, है अच्छा। ना। ये जीनोम जो है ये आपका डिफॉल्ट होता है। आप जो भी लिनक्स इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो ग्राफिक्स मिलेगा वो जीनोम होता है। KD आपका एडिशनल है, उसके लिए RPM पैकेज आती है, वो ISO इमेज में ही रहता है, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसको फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्निकली दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप जो चाहें यूज कर सकते हैं। CLI मोड में यहाँ पर जो यूज होता है दैट इज अ टर्मिनल। टर्मिनल को बोलते हैं दैट प्लेस वेयर वी रन द कमांड, दैट प्लेस where we run the command after login, any user। किसी भी यूजर से लॉगिन करके जब कोई आप कमांड चलाते हो तो वो कहलाता है टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पर टर्मिनल भी जो है मोस्टली दो तरह का होता है। एक होता है आपका GUI टर्मिनल, जिसपे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो व्हाइट स्क्रीन, ये मेरा GUI टर्मिनल है। और दूसरा होता है CLI टर्मिनल, है ना। अब यहाँ पर GUI टर्मिनल के लिए आपके मशीन को ग्राफिकल मोड में इंस्टॉल होना जरूरी है, नहीं तो GUI टर्मिनल नहीं मिलेगा। CLI टर्मिनल आप लिनक्स को किसी भी मोड में इंस्टॉल करोगे तो वो आपका CLI टर्मिनल मिलता ही मिलता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको, ये मेरा GUI टर्मिनल है ना। ये अगर आप इसको CLI में लेना है तो आपको ऑल्ट कंट्रोल F2 F3, है ना। तो ये यहाँ पर आ गया। जैसे मैं यहाँ पर, आप खोलो, ये देखो ये मेरा GUI टर्मिनल है। यहाँ से आप CHVT, जैसे मैंने यहाँ पर 3 डाल दिया तो ये देखो ये मेरा CLI टर्मिनल खुल गया। अब मैं यहाँ से रूट को लॉगिन करूंगा, पासवर्ड रेडर डालूंगा, ये देखो खुल गया, लॉगिन हो गया। यहाँ पर TTY करिएगा, ये देखिए टर्मिनल 3 पे हम काम कर रहे हैं, देव TTY 3, ठीक है। सर हाँ, एक मिनट सर, ये पीछे कैसे, मैं थोड़ा समझा नहीं। ये टर्मिनल हम लोग कमांड से खोले, अदरवाइज आप ऐसे टर्मिनल ओपन करना हो तो आपको प्रेस करना पड़ता है, लाइक सी, ये जो CLI टर्मिनल है, हम्म ओपन, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ओपन हम्म, CLI टर्मिनल, ठीक है। है ना। इसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F1 जो होता है, ओपन GUI, अच्छा है ना। और अगर आपने यहाँ पर ऑल्ट प्लस CTRL कंट्रोल प्लस
2, तो ओपन सेकेंड CLI टर्मिनल। ठीक है ठीक है, उसी तरह ठीक से आप ऑल्ट प्लस CTRL प्लस F3, तो ओपन थर्ड CLI टर्मिनल, ठीक है सर। है ना। हम्म ये अलग अलग है, ऐसे लेकर के ना आप मैक्सिमम जा सकते हो ऑल्ट प्लस CTRL प्लस F6 तक, है ना। ठीक है सर। तो ओपन 6 CLI टर्मिनल। ठीक है सर, अब ये सर कैसे खोलेंगे एक बार दिखा देंगे? हाँ एक मिनट, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब हम लोग यहाँ से आते हैं इधर, ये चल गया ऑल्ट कंट्रोल F, जैसे यहाँ पर 3 पे हैं, मैंने यहाँ पर 4 दबा दिया, ऑल्ट कंट्रोल F4 दबाया, यहाँ 4 पे आ गया। ठीक है अच्छा। यहाँ से मैंने ROOT रूट, पासवर्ड रेड हैट, अब यहाँ पर TTY करिए, देखिए मेरा TTY 4 पे है। TTY मतलब सर? TTY मतलब टर्मिनल, अच्छा अच्छा ठीक है। है ना, टर्मिनल को। अब यहाँ पर ऑल्ट F3 दबा दूंगा तो ये देखो टर्मिनल 3 पे आ गया, ऑल्ट अच्छा कंट्रोल F4 दबा दूंगा तो ये मेरा टर्मिनल 4 ठीक पे है आ गया, ठीक है है ना। ठीक ऑल्ट है सर। F1 दबा दूंगा तो मेरा ग्राफिक्स पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है और सर। यहाँ से आपने नोट लिस्टेड किया तो यहाँ से रूट से लॉग इन कर गए आप, पासवर्ड रेड हैट, ये लिखा, तो ये मेरा ठीक है सर। है ना। तो ठीक है सर। ऐसे हम लोग टर्मिनल खोल के काम करते हैं। और सर ये क्या CHVT स्पेस 3, इससे क्या होगा? हाँ, ये क्या होता है कि जैसे हम नहीं चाहते हैं कि कोई फंक्शन की यूज करें, अब मैं अच्छा कमांड से स्विच करना चाहता हूँ, तो CHVT चेंज वर्चुअल टर्मिनल, टर्मिनल नंबर 3 पे आप स्विच कर जाओ, है ना, तो ये डायरेक्टली अच्छा स्विच कर जाएगा विदाउट फंक्शन की दबाए हुए, अच्छा, है ये ना। सर ये बुक में होगा ना ये कमांड्स? हाँ, ये सब कमांड्स है, फंक्शन की वगैरह सब दिए हुए हैं, है ना। अच्छा बट मैं अच्छा भी आपको स्टेप बाय स्टेप सारा लिखवाते भी जाऊंगा, बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स में भी सब दिया हुआ है सभी, ठीक है सर। ठीक है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आया अच्छे से आपको, हाँ हाँ है ना। दैट्स ठीक है। ऑल। तो ये हो गए हमारा इसका फंक्शन, आपके प्रॉपर फंक्शन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। हम्म नाउ इसके बाद हम लोगों का जो आता है, इसके इंस्टॉलेशन के मतलब इसके फंक्शन समझने के बाद अब इस पे हम लोग अपना काम करना शुरू करते हैं एज ए कमांड, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, जैसे हम लोग यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो कमांड है कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो /s bin, हम्म ये देखो ये सारे जितने भी कमांड हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है। अगर आप यहाँ पर /bin लिखोगे तो ये हम्म, जितना भी कमांड दिखा रहा है ये सब रेगुलर कमांड है, मतलब अब हम एक रूट के अलावा किसी रेगुलर यूजर से भी हम ये सारे कमांड चला सकते हैं। तो ये सब ठीक कमांड है का लिस्ट है। टोटल अगर आप चेक करोगे तो ls/bin 5wc-l, तो ये टोटल 1400 कमांड ऐसे हैं जो हमारा रेगुलर कमांड है, मतलब कोई भी यूजर से हम इसको चला सकते हैं, ठीक है है सर। ना, है ना। और यहीं पे अगर हम एसबिन कर देंगे तो करीब 594 कमांड ऐसे हैं जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है। तो कितना फर्क हो गया तो। नहीं सर, तो ये बिन के अंदर 1490 कमांड चला सकते हो और SBN में 594, आप ये कह रहे हो? हाँ, 594 कमांड है इसकी, है ना। अच्छा अच्छा। इतना इतना एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड है, मतलब अभी जो इंस्टॉल्ड हुआ है उसके अंदर, है ना। उसके बाद अगर किसी फाइल की डिटेल देखनी है तो यहाँ पर ls-l, हमारे अकाउंट में इतने सारे फाइल और डायरेक्टरी सब बना हुआ है। हम लोग अभी कौन से अकाउंट में हैं, तो who am I करके देखिए, हमारा जो लॉगिन अकाउंट है वो है रूट, ये हमारा लॉगिन अकाउंट। हम करेंटली कौन सी पाथ में काम कर रहे हैं, PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, किस लोकेशन में हम काम कर रहे हैं तो उसको PWD के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये सारे हो गए
हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद अभी हम लोग TTY लिखेंगे तो कौन से टर्मिनल में है, तो ग्राफिकल टर्मिनल 1 पे, GUI टर्मिनल 1 पे। ये PTS आ रहा है इसीलिए ये ग्राफिकल टर्मिनल है। अगर CLI होता तो TTY करके आता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नहीं, तो TTY से हमें क्या पता चलेगा इसमें कि जीरो टर्मिनल पे? हाँ सर, CLI टर्मिनल ठीक है ना। तो ये हो गए। उसके बाद यहाँ पर मान लो हमारे पास टोटल फाइल और डायरेक्टरी का लिस्ट देखना है, सिर्फ नाम जानना है, तो ls कमांड से आप यहाँ पर जान सकते हो। अब इसमें मुझे ये जानना है कि जैसे ये मेरा गूगल है, अब ये गूगल क्या है, एक डायरेक्टरी है या एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है, तो ये कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइल स्पेस GOOGLE गूगल। तो ये क्या बोला, गूगल एक डायरेक्टरी है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैंने लिखा फाइल 2, देखो फाइल 2, तो देखो ये क्या है, टेक्स्ट फाइल है। तो हम लोग किसी भी फाइल और डायरेक्टरी में इस तरह से फाइल कमांड के सपोर्ट से आप अंतर पता कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सामने क्या है, मेरा टेक्स्ट फाइल है या डायरेक्टरी फाइल है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है, ये एक पहचान है आपके फाइल का, है ना, जो इस तरह से आप क्लियरिफाई कर सकते हो कि सामने जो रखा हुआ फाइल है वो क्या है हमारा, है ना। ठीक है सर। दैट्स इट। तो ये एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन हो गया, है ना। ठीक है सर। तो इस तरह से हम लोग कमांड की शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दें, नेक्स्ट हम लोग करते हैं फिर कमांड को आगे कंटिन्यू करते हैं कल। ठीक है सर। है ना, चलिए ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो आप मच। अपना ईमेल आईडी जरूर हमको पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, हाँ, ताकि मैं मैं आपको कर देता हूँ। वीडियोस का लिंक शेयर कर दूँगा और आप ना डाउनलोड करते जाइएगा डेली का वीडियो। ठीक है, ठीक है क्योंकि सर। ऐसा होता है कि ड्राइव पे जैसे स्पेस जब कम हो जाते हैं ना, तो मैं डिलीट करते चल जाता हूँ पुराने वीडियो, जैसे 2 महीना 3 महीना पुराना हो जाता है तो वीडियोज मैं हाँ डिलीट सर। कर देता हूँ। तो मोस्टली डेली बेसिस पे आप जैसे मैंने अपलोड कर दिया, जैसे आज मैं अपलोड करूँ तो कल परसों तक में, हफ्ता भर के अंदर आप कोशिश करिएगा कि डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, मैं कर दूंगा चलिए सर। मैं आपको ईमेल भेज दिया वैसे। ठीक है सर। ओके, अभी भेज ओके सर। लिंक अपडेट कर दो। ओके सर, थैंक यू सो ओके मच। बाय। ओके, बाय बाय सर।